आराम रहेगा। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने 3 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनके पास 2 साल और बचा हुआ है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व सांसद सालखन मुर्मू जी। उनसे जानने की कोशिश करते हैं इन 3 वर्षों में सरकार का जो कामकाज है वो कितना अप टू मार्क रहा है। क्या लगता है कि आपका आकलन क्या है, 3 वर्षों में कैसा रहा सरकार का कामकाज? देखिए, सोरेन सरकार जो है ना, लूट झूठ और भ्रष्टाचार, इसमें इसने रिकॉर्ड बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो इस सरकार के और क्या उपलब्धियां हैं? देखिए, राज बनने के बाद झारखंड के लोगों के मन में था कि भाई रोजगार मिलेगी। यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, पुलिस, क्लर्क, चपरासी, प्राथमिक शिक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, ऐसे अनेक क्लास 3 और 4 के लायक तो हैं। पढ़े लिखे लोग गांव में सड़ रहे हैं। तो ये पिता पुत्र 5 बार सीएम बने। सोरेन सरकार अभी 3 साल हो गया, ना डोमिसाइल नीति बना, ना आरक्षण नीति बनी, ना नियोजन नीति। नियोजन नीति फुस हो गया। और ये जो 32 का खतियान वाला जो झमेला है, झुनझुना है, ये कभी होना नहीं है। तो इसलिए पहला मानदंड झारखंड राज्य बनने का, लोगों का जो सपना था रोजगार का, वो खत्म हो गया। उसके बाद झारखंड मूलतः बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन पर बना है। अर्थात ये आदिवासी राज का एक सपना था, अबो आदिसम अबो राज। उसके लिए झारखंड में जो आदिवासी हैं उनका हासा भाषा, जाति, धर्म, इज्जत, आबादी, रोजगार, चाषबास और संविधान में जो दिए गए अधिकार हैं वो मिलना चाहिए। तो भाषा का सवाल यहाँ गौण हो गया। हासा माने CNT SPT, रोज उसका उल्लंघन हो रहा है। पूरे रांची शहर में आदिवासी थे पहले, आज गायब हैं। उनकी जमीन बाकी लोगों ने हड़प लिया, अभी भी हड़प चल ही रहा है। तो जमीन नहीं बच रहा है, भाषा नहीं बच रहा है, रोजगार नहीं बच रहा है, आबादी भी घट रही है। उसका धर्म का मामला, सरना धर्म कोड का मतलब है प्रकृति धर्म। तो इस मामले पर भी सोरेन खानदान या सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं, इसने ठगने का काम किया। सरना धर्म कोड की जगह सरना आदिवासी धर्म कोड पास कर दिया, बिना राज्यपाल के दस्तखत के दिल्ली भेज दिया। फिर विधानसभा में 11 नवंबर 2005 को पास किया, पूरा लड्डू बांटा जैसे हो गया। तो ये सब काम ये वोट के लिए करते हैं, 32 खतियान भी वोट के लिए। तो मेरा कहना है ये सरकार विफल है। अभी और एक माने खतरनाक बात जो है, झारखंड में बहुत सारे पदाधिकारी, बहुत सारे बिजनेसमैन पकड़े गए कि सब भ्रष्टाचार की जाल में इन्वॉल्व हैं। अब उनको भी सरकार बचा रही है। सरकार का काम होता है संविधान कानून के तहत निष्पक्ष तरीके से काम करना। राज्यपाल को भी धत्ता बता रही है। राज्यपाल ने कई बार चिट्ठी भेजा कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की जो नियमावली बनाए हो, नियुक्ति किए हुए, सब गलत है, हमारे अधिकारियों को भी हड़प लिए हो, लेकिन ये सुनता ही नहीं है। ये एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है कि संविधान के तहत सरकार को नहीं चलाना। ऐसे मामले पर राज्यपाल को अधिकार है अनुच्छेद 356 के तहत 100 को जारी करके इस सरकार को बर्खास्त करने का। मतलब सालखन जी, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि 3 वर्षों में जो कुछ आदिवासियों को नुकसान हुआ है उसके लिए हेमंत सरकार जिम्मेदार है, लेकिन पिछले जो सरकारें रही हैं, जो उनका कामकाज है वो भी इसी दिशा में गई हैं। उसके वजह से भी आज ये हालत है कि आदिवासी कहीं दिख नहीं रहे हैं। मैं सहमत हूँ कि विगत समय भी सरकारों ने सही काम नहीं किया, और उस मामले में बीजेपी भी दोषीदार है या बाकी जो भी सरकारें थी, लेकिन उसके दोष को गिनाने से लाभ नहीं है। इस सरकार के पास काफी समय था। ये बीच बीच में कहती है कि कोरोना आ गया। अरे, नीति बनाने के लिए कोरोना क्या करेगा? आप बंद कमरे में बैठ के पूरी संविधान सम्मत तरीके से दिमाग लगा के कोई चीज बनाएंगे तो उसमें कोरोना को दोष देने से नहीं चलेगा काम। ये सरकार तो मैं कहूँगा प्रमाणित हो गया है। अभी ये मेंटल बैलेंस खो दिया है। उजुल फुजुल नीति घोषणा करती है जो संविधान सम्मत नहीं है, फिर कभी कभी कहती है बाहरी भीतरी का मामला ले आती है। तो ये सब उनकी अपनी असफलताओं को छुपाने का मामला है। ये अगर देखें 3 सालों में देखें सरकार के कामकाज को अगर नोटिस करें तो 3 वर्षों में बेरोजगार नौजवानों को लेकर, छात्रों को लेकर ऐसा कुछ काम नजर आता है जिससे छात्र खुश हो? नहीं, छात्रों के लिए मैं एक सुझाव बल्कि एक नियोजन नीति बताना चाहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से कि अभी जो 32 का खतियान, आरक्षण, नियोजन नीति, ये सब फेल है। सोरेन सरकार फेल है। तो इसको पास होने के लिए हमने तो सोरेन सरकार को 23 दिसंबर
2013 साल में, नहीं 23 अगस्त 2013 साल में एक नियोजन नीति बना के दिया था, और वो कभी मेरे पास वो किताब नहीं, आपको दिखा सकते थे। उसमें हमने जो सुझाव दिया था, मैं वो सुझाव देना चाहता हूं कि झारखंड सरकार के पास जितनी सरकारी गैर सरकारी नौकरियां हैं उसका 90% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों को अलॉट कर दीजिए, और प्रखंड वाइज कोटा बना के उस प्रखंड के कोटा को उसी प्रखंड के आवेदकों से भरिए। तो मान लीजिए 1 लाख नौकरी अभी पुलिस, क्लर्क, चपरासी, प्राथमिक शिक्षक, फॉरेस्ट गार्ड आदि का है, तो 90,000 नौकरी आप ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत क्षेत्रों को दे दीजिए, प्रखंड वाइज कोटा बना दीजिए, उसी प्रखंड के आवेदकों से भरिए। तब वहां खतियान की भी जरूरत नहीं है, पहचान की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने आवेदक होंगे उसका उस गांव में घर का नंबर होगा, गांव होगा, लोग उसको पहचानते हैं। अगर इसी बुनियाद पर देखिए, रघुवर दास की सरकार ने अनुसूचित और गैर अनुसूचित जिलों में विभक्त किया है 11 और 13 जिलों को। वो चैलेंज हुआ, हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, क्योंकि आप रिजर्वेशन को 100% नहीं ले जा सकते, आप 90% की बात कर रहे हैं। नहीं, वो गलत था। अभी जैसे मैंने कहा कि प्रखंड वाइज आपने कोटा बनाया, उसी प्रखंड के आवेदकों से भरिए, उसी प्रखंड में जो आबादी का अनुपात होगा उस हिसाब से बांट दीजिए कि उस प्रखंड में यदि एससी का इतना है, एसटी का, ओबीसी का, मुसलमान का, प्रखंडवार, तो वो उनका संवैधानिक अधिकार है। भाई इस प्रखंड में हमारी आबादी इतनी है तो हमको उस प्रखंड में दिए गए कोटा का हिस्सा इतना मिलना चाहिए। अच्छा, एक सवाल ये उठता है बार बार कि सालखन जी, आप बार बार राजधानी रांची आते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, आपकी भी कुछ महत्वाकांक्षा होगी राजनीति को लेकर, फ्यूचर को लेकर, भविष्य को लेकर, क्या है? मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतना ही है कि झारखंड और भारत में आदिवासी आबादी बहुत है। देश को आज़ाद हुए अभी 75 साल पूरे हो गए, लेकिन आदिवासियों को लगभग कहीं भी न्याय, अधिकार, आज़ादी नहीं मिली है। तो हम लोग 1 जनवरी 2023 को दुमका से राष्ट्रीय आदिवासी विद्रोह का घोषणा कर रहे हैं कि हमें संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं वो हमको दो, और इसके लिए पूरे देश में हम आदिवासियों को एकजुट करने की कोशिश करेंगे। और झारखंड, बृहद झारखंड को बचाने के लिए हमने तय कर लिया है कि सोरेन खानदान को राजनीतिक पतन, खात्मा नहीं करेंगे, आदिवासी नहीं बचेगा। उसी प्रकार ये जो ईसाई धर्म गुरु हैं, ये भी केवल आदिवासियों को ईसाई बनाते हैं, और ईसाई धर्म एक्चुअली धर्म नहीं, ये बड़ा संस्था है, बड़ा पावर है, बड़ा संगठन है। इसके अंडर में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश भी हैं। तो ये भी आदिवासी समाज को बचाने के लिए कुछ नहीं किए हैं। नहीं, वो तो हम आपने हमेशा ईसाइयों को लेकर अपनी बातें रखी हैं। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं, आप ये कहते हैं कि सोरेन परिवार को समाप्त कर देंगे तो राजनीति बिल्कुल ठीक हो जाएगी, झारखंड का भविष्य ठीक हो जाएगा। क्या एक परिवार 3.25 करोड़ जनता के लिए जो उनके जो फ्यूचर है वो तय कर रहा है? आपको लगता है ये परिवार अगर राजनीति से दूर हो जाएगा, सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा? अगर ये परिवार दूर होगा तो फिर विकल्प क्या है झारखंड के पास? देखिए, ये परिवार अपने साथ पूरे मुसलमानों को, ईसाई बने आदिवासियों को और लालू पार्टी के माध्यम से पिछड़ी लोगों को वोट बैंक के रूप में जुटाया हुआ है। अभी जेएमएम की तरफ से उनका प्रवक्ता ने कहा कि रामगढ़ में आ जाओ, देख लेंगे। तो कहना मेरा ये है, वोट बैंक के रूप में ये बिल्कुल सिक्योर्ड हैं, लेकिन जनता के हित में, संविधान के हित में, आदिवासी के हित में ये उल्टा काम कर रहे हैं। तो इस खानदान का राजनीतिक पतन ये जरूरी है। और मैं, आपने जो मुझसे सवाल पूछा कि मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, मैं बीजेपी को समर्थन देना चाहता हूं, क्योंकि बीजेपी ही एक विकल्प हो सकती है। लेकिन बीजेपी के सामने भी सवाल है, इसके पास भी आदिवासी एजेंडा नहीं है, इसके पास भी आदिवासी का हार्ट बीट वाले नेता नहीं है। तो ये भी मान लीजिए कल को सोरेन खानदान या यूपीए का डामाडोल राजनीतिक स्थिति बनेगी तो लाभ तो एनडीए लेगा, लेकिन एनडीए और यूपीए के बीच में भी आदिवासी का डामाडोल स्थिति बना हुआ है। ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में सालखन मुर्मू जी चेहरा बने, फेस बने? नहीं, मैं जरूर आदिवासी चेहरा हूँ, बना रहूंगा। मुझे राजनीति से ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन बगैर राजनीतिक सपोर्ट के या ताकत के करना परिवर्तन मुश्किल है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं बीजेपी को प्रभावित करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए, प्रेरित करने के लिए। आप यहां आओ, मगर आप भी आदिवासी के गले में फांस का फंदा मत खड़ा करो, जैसे रघुवर दास ने किया था।
CNT-SPD कानून का गला घोंट दिया था, तो आदिवासी उसके चलते भी डरे सहमे हुए हैं। तो मेरी कोशिश है कि यूपीए की जगह एनडीए को खड़ा करे। इसलिए हम इसके कोशिश में हैं, क्योंकि इस समय महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आई हैं और उसको लाने वाला है नरेंद्र मोदी। तो उनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा होगा जो मुझे लगता है द्रौपदी मुर्मू के माध्यम से हम लोग के हित में होगा। तो आने वाले दिनों में हम ये माने कि अगर आप बीजेपी जाते हैं या बीजेपी का समर्थन करते हैं तो आप सीएम फेस हो सकते हैं आदिवासियों के तौर पर? नहीं, आदिवासी लोग चाहेंगे तो क्यों नहीं हो सकते हैं। यहाँ तो बहुत आदिवासी सीएम फेस हुए, लेकिन आदिवासियों को डिफेस कर दिए। इंग्लिश में उसका मतलब है सब आम के पेड़ थे, सबको इमली बना दिया। तो कोई अच्छा आदिवासी फेस सीएम के रूप में आए, संविधान सम्मत काम करे, आदिवासियों का सपना बिरसा मुंडा सिद्धू मुर्मू का वो आदिसमा राज को पूरा करे, तो जरूर यदि हमको लोग पसंद करेंगे हम जरूर सामने आएंगे। ठीक है। तो आपने सुना, ये थे पूर्व सांसद सालखन मुर्मू जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर झारखंड की जनता, झारखंड के आदिवासी और मूलवासी चाहेंगे या बीजेपी चाहेगी तो वो बतौर सीएम फेस के चुनाव लड़ सकते हैं, चुनावी मैदान में आ सकते हैं और झारखंड का नेतृत्व कर सकते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। पर मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी राजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। श्री बालाजी लेकर आए हैं बिहार झारखंड में सबसे कम दरों पर धार्मिक रेल यात्रा। श्री बालाजी धार्मिक यात्रा के अंतर्गत उचित दर पर करें 4 धाम यात्रा के साथ ज्योतिर्लिंग यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा, रामेश्वरम धाम यात्रा और नेपाल विदेश यात्रा। राजस्थान यात्रा के माध्यम से खाटू श्याम बाबा के दरबार में दर्शन सहित संपर्क करें समृद्धि कॉम्प्लेक्स, हरमू रोड, किशोरगंज चौक, रांची। फोन नंबर 9122760999।